We are doing B.Ed second year paper 8 that is creating an inclusive school और यूनिट 3 हम कर रहे हैं और जिसका आज टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग, जो कि क्लासरूम प्रैक्टिसेस का एक टॉपिक है। कोऑपरेटिव लर्निंग जिसे हम हिंदी में सहयोगी शिक्षण अधिगम या सहकारी अधिगम कहा जाता है। अधिगम हो गया यानी कि ये कंसेप्ट किससे संबंधित है, ये लर्निंग से संबंधित है। जिस तरह से हमने इसमें देखा था कि कोऑपरेटिव टीचिंग होता है, कोलैबोरेटिव टीचिंग होता है, सहकारी शिक्षण होता है, सहयोगी शिक्षण होता है। तो सिमिलरली यहाँ क्या होता है, सहयोगी अधिगम भी हमें देखने को मिलता है। सहयोगी अधिगम हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब किसी क्लास को पढ़ाया जाता है कहीं पर भी स्कूल के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि एक क्लास के अंदर केवल एक ही विद्यार्थी बैठा होता है। वहाँ हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हैं कि सभी जो हैं वो अपनी अधिगम को कर रहे होते हैं। और हम कहते हैं कि एक अच्छी शिक्षा क्या है कि जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, वो उसके मानसिक पक्ष को विकसित करे, वो उसके शारीरिक पक्ष को विकसित करे, उसके संवेगात्मक पक्ष को विकसित करे और उसके साथ साथ उसके सामाजिक पक्ष को विकसित करे। सामाजिक पक्ष को जब विकसित करने की बात आती है तो उसमें क्या आता है कि बच्चे के अंदर बहुत अच्छे जो हैं वो सामाजिक गुणों का विकास हो। सामाजिक गुण किस तरह से हो सकते हैं, जहां हम मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिक पक्ष अच्छे तरीके से डेवलप होना चाहिए। एथिक्स जो है उसके, कल्चर संस्कृति जो है उसके बिहाफ पे उसके अंदर अच्छे जो हैं आदर सम्मान उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। कोऑपरेशन की जो भावना है, सहयोग से किसी भी काम को करना है, ग्रुप से किसी भी काम को करना है, तो इस तरह के जब एक व्यक्ति के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स या गुणों का जब हमें विकास करना है तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, उसका कोऑपरेशन में वर्क करना बहुत नेसेसरी है। हम कहते हैं इंडिविजुअल किसी भी काम को करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब उसे कोऑपरेटिव मैनर में करना है, सहयोग से करना है, तो हमें सभी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कार्य करना होता है। तो हम ये कहें कि जब एक एजुकेशन जो टीचिंग है उसके बिहाव पर हम ये कहते हैं कि वो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ वो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करती है, फिजिकल के साथ साथ इमोशनल कर रही है और इमोशनल के साथ साथ एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो उसका सामाजिक पक्ष को भी क्या करे, अच्छे तरीके से विकसित करे। और जब सामाजिक पक्ष को विकसित करने की बात आती है तो उसके अंदर जो कोऑपरेटिव लर्निंग है ये बहुत ही मुख्य भूमिका जो है वो इसके अंदर निभाता है। हम देखें कि किसी भी अधिगम को जब करता है, कोई भी छात्र किसी भी तरह की क्रिया प्रतिक्रिया जब कर रहा है या हम कक्षा के अंदर उसका एक बहुत ही अलग अलग तरह के व्यवहार को जो है वो देखते हैं। बच्चा जब पढ़ रहा है, वो अधिगम कर रहा है, किसी चीज को सीख रहा है, तो वो तरह तरह के व्यवहार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। देखिए, बच्चा जो है उसके साथ के स्टूडेंट्स हैं तो वो उनसे क्या करता है, कंपटीशन की भावना रखता है, प्रतिस्पर्धा करता है। एक ये हमें व्यवहार बच्चे का देखने को सामने आता है कि एक बच्चा अपने ही साथ के दूसरे क्लास के जो बच्चे हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करता है, कंपटीशन करता है कि मेरे नंबर इससे ज्यादा आने चाहिए, मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, अचीवमेंट्स मेरी जो हैं वो दूसरे बच्चे से क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। एक तो बच्चा कुछ इस तरह का व्यवहार जो है हमें दिखाता है। सिमिलरली हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज़ को जब कर रहा है तो वो ग्रुप में ना करके वो किसी भी कार्य को अकेला कंप्लीट करने की या प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। ये भी व्यवहार हमें देखने को मिलता है, चाहे वो प्रेज की वजह से हो, चाहे किसी भी रीजन से हो। तो हम क्या देखते हैं कि बच्चा किसी भी काम को जब कर रहा है तो अधिगम में उसकी रुचि कहाँ देखने को मिलती है, वो अकेला होकर किसी कार्य को करने की कोशिश करता है, ग्रुप में वो किसी भी कार्य को करने की कोशिश नहीं करता। और उसके साथ साथ हम ये क्या देखते हैं कि कई बार हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत से कार्य बच्चा जो है वो इस तरह से करता है कि दूसरे के अधिगम में रुचि लेते हुए कि दूसरा किस तरह से पढ़ रहा है, पारस्परिक सहयोग से जो है वो कार्य करता है। तो अलग अलग तरह का व्यवहार एक अधिगम करता जो होता है वो हमें दिखाता है। और कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगी अधिगम जो है वो हमें क्या कहता है कि सहकारी अधिगम एक सर्वमान्य उद्देश्य का होना आवश्यक है, कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स का डिसाइड होना बहुत जरूरी है जब हम कोऑपरेटिव मैनर में बात कर रहे हैं, जिसके लिए समूह को सभी सदस्य प्रयोग करें, कि जिसके अंदर समूह के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी जो है उन उद्देश्यों को माने और उसके साथ जो है वो कार्य करें।
सहयोगी शिक्षण या सहयोगी अधिगम। सहयोगी अधिगम का मतलब क्या हो गया कि जहां छात्र जो है वो किसी भी कार्य को अकेले ना करके सहयोग से किसी भी कार्य को कर रहा है, तो उस तरह के अधिगम को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव। यानी कि एक बालक के अंदर, एक छात्र के अंदर सीखने की जो योग्यता है वो जो है वो अंतर व्यक्तिगत जो है यहाँ देखने को मिलती है, ना कि अंतर व्यक्तिगत, कि इंडिविजुअल मैनर में वो काम ना करे, वो किस मैनर में काम करे, वह सहयोग की भावना से जो है वो यहाँ पर काम करे। क्योंकि जब बच्चा लर्निंग करता है तो लर्निंग का मतलब केवल ये नहीं है कि बच्चा पढ़ना सीखता है, बच्चा बोलना सीखता है, बच्चा गणित का काम करना सीखता है, या वो सुनता है कि उसकी हम सिर्फ स्किल्स जो हैं कि लिसनिंग पावर उसकी डेवलप होती है, स्पीकिंग पावर उसकी डेवलप होती है, राइटिंग पावर उसकी डेवलप होती है, लॉजिकल पावर डेवलप होती है। सिर्फ केवल यही पावर उसकी व्यक्ति की जो है या बालक की डेवलप नहीं होती, उसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर दूसरे कौशल का विकास करना भी जो है वो बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हमें आता है कि सहयोग की भावना से, कोऑपरेशन में, ग्रुप में किसी भी काम को किस तरह से किया जाता है। तो उस चीज को विकसित करने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग करी जाती है। बच्चों को इस तरह से क्लासरूम के अंदर, कक्षा कक्ष के अंदर मौके दिए जाते हैं कि बच्चा दूसरे के सहयोग के साथ किसी भी कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करता है। वहाँ ये ध्यान रखता है बच्चा कि जिस ग्रुप के अंदर मुझे डाला गया है उस ग्रुप के बिहाफ पर सभी की उसके अंदर क्या आए, इन्वॉल्वमेंट आए। जिस तरह से मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है किस चीज का, प्रोजेक्ट मेथड का, कि बच्चों को क्या करवाई जा रही है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाई जा रही है। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना, परियोजना विधि के अंदर क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, जहां पर किसी भी एक समस्या को दे दिया जाता है और वहां पर मेजरली वर्क किसमें किया जाता है, ग्रुप के अंदर। क्लास को जो है वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट दिया जाता है, जिसमें एक ग्रुप पे जो है वो 5 से 7 स्टूडेंट्स को रखा जाता है। वो स्टूडेंट्स जो है वो उनके सभी के सामने जो है वो एक प्रॉब्लम रखी जाती है और उस प्रॉब्लम के बच्चे जो 5 से 7 स्टूडेंट्स हैं वो सभी मिलकर उसका क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड क्या हो गया कि एक इस तरह का मेथड हो गया जिसको हमने किस चीज के लिए यूज किया, कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए, कि बच्चों को ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, सभी को एक समस्या दी गई और उस समस्या के सॉल्यूशन निकाले गए। तो यहाँ जब 5 से 7 स्टूडेंट्स हमने रखे तो उन सभी बच्चों की जो है इसके अंदर क्या होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए। सभी को अपने अलग अलग काम जो है वो अध्यापक के द्वारा दिए जाने चाहिए और बच्चों को समझाया जाना चाहिए कि जो आउटपुट मेरे पास आए आपके ग्रुप की, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की नहीं आएगी, वो किसमें आएगी, वो ग्रुप के अंदर जो है वो आनी चाहिए। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है, जहां बालक जो है वो केवल एक या इंडिविजुअल अंतर व्यक्तिगत होकर चीजों को सीखता है, ना कि अंतर व्यक्तिगत दूसरों के सहयोग की भावना से वो किसी भी कार्य को सीखने की उसके अंदर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन या हम कहें कि स्किल्स डेवलप करनी होती है। अब हम इसमें कुछ एलिमेंट्स देखते हैं कि कौन कौन से तत्व जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं कोऑपरेटिव या सहकारी अधिगम के अंदर। हम इसे एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स के साथ साथ आप इन्हें एडवांटेजेस भी जो है वो बोल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। सबसे पहला एलिमेंट वो कहता है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस क्या है, जिसे हम हिंदी में कहेंगे सकारात्मक अंतः निर्भरता। सकारात्मक अंतर निर्भरता यानी कि बच्चे जो हैं जब किसी भी समूह के अंदर किसी गतिविधि को करते हैं तब वो जो है सफलता केवल एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करती, उस कार्य की सफलता सभी के कार्यों के ऊपर निर्भर करेगी। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया कि बच्चे के अंदर एक सकारात्मक अंतर निर्भरता डेवलप होती है। सकारात्मक अंतर निर्भरता का मतलब क्या हो गया कि वो जब दूसरे के ऊपर इंडल्ज हो गए, दूसरे के साथ वो किसी कार्य को करता है तो वो प्रतिस्पर्धा उसके अंदर डेवलप नहीं होती, वो दूसरे के साथ
साथ कॉम्पीट नहीं करता, वो क्या कोशिश करता है, वो सहयोग, पॉजिटिवली एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप होता है कि दूसरे की मदद से, सहयोग से भी बहुत सारे कार्य या समस्याओं को क्या किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि जब बच्चे इस तरह से कार्य करता है तो उसके जीवन काल के अंदर शिक्षा से संबंधित जब वो किसी भी तरह की समस्या को फेस करता है तो वो दूसरे लर्नर से, दूसरे बच्चे से सहयोग से आसानी से उन चीजों को पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर एलिमेंट आता है हमारे पास, दैट इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्रत्यक्ष व साक्षात अंतःक्रिया। प्रत्यक्ष व साक्षात अंतःक्रिया का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को मौका मिलता है कि वो दूसरों के साथ, ऐसे व्यक्ति को यानी कि एक दूसरे से अच्छी तरीके से प्रभावशाली होकर वो सहायता प्रदान करते हैं, वो चीजों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। एक बालक को किसी भी चीज के बारे में पता है तो वो दूसरे बालक को उस चीज के बारे में क्या करता है, बताता है। तो उससे हम क्या देखते हैं, जब बच्चों के बीच में आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, जब बालक के अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, वो दूसरे की चीजों के बारे में जानेगा तो उससे शेयरिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बच्चे के अंदर डेवलप होंगी। जिस एक्सपीरियंस का, जिस अनुभव का उसे पता है वो दूसरे बालक को बताएगा और उससे हम क्या देखते हैं, ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी होगी। जब एक बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस को या अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे के साथ शेयर करता है तो उससे ये पता चलता है कि कई बार कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है क्या वाकई के अंदर वो सही है या फिर गलत है। कई बार हम, कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा जो है वो अपने माइंड में धारणाएं बना लेता है, प्री कंसेप्शंस डेवलप हो जाती हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही क्या है, सही है। तो उन धारणाओं के बिहाफ पर जब वो दूसरे के साथ शेयर करता है तो वो सही हैं तो वो क्या हो जाती हैं, उसके माइंड में स्टेबल हो जाती हैं। अगर वो गलत होती हैं तो दूसरे व्यक्ति की इंटरडिपेंडेंस की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से उन्हें सही करने का उसे मौका मिलता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो गया कि जब ग्रुप के अंदर जो है वो सभी बच्चों को, 5 से 7 बच्चों को बांटा गया तो उन सभी बच्चों को क्या किया गया, उनके कार्य दिए गए। तो उससे हर कार्य के प्रति बच्चे की अपनी क्या हो जाएगी, उत्तरदायित्वता आ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फील करेगा कि इस प्रोजेक्ट कार्य के अंदर मुझे इस चीज की क्या दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे ये कार्य बहुत अच्छे तरीके से करना है ताकि मेरी जो प्रायोरिटी है या मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो। कि 5 से 7 बच्चा है, सभी बच्चों को अलग अलग कार्य उस ग्रुप के अंदर करने को दिया गया तो हर बच्चा क्या कोशिश करता है, वहां पर अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करने की कोशिश करता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि उसके अंदर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व क्या होता है कि इस हमें अपने ग्रुप को सबसे अच्छा बनाना है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो क्या करता है, समझता है और उन्हें जो है वो पूर्ण करने की क्या है, कोशिश करता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल जो मैंने आपको अभी कही कि अंतः व्यक्तिगत हम कहें कौशल, अंतः व्यक्तिगत कौशल क्या होते हैं, बच्चों को मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का। जब बच्चा एक दूसरे को जानता है तो दूसरे बालक के प्रति उसका भरोसा डेवलप होता है, फेथ जो है उसके अंदर डेवलप होता है, तो वो कौशल डेवलप होते हैं। वो किसी भी व्यक्ति के पास या किसी भी बालक के पास जाने में हेजिटेट नहीं करता, उससे क्या मिलता है, उससे एक फेथ डेवलप होता है, भाईचारा जो है वो उनके अंदर डेवलप होता है। उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि एक दूसरे के साथ सही व उचित तरीके से बात करना, हम दूसरे के साथ किस तरह से बात करें, हमारा बोलने का, लैंग्वेज का या तरीका जो है वो क्या वाकई के अंदर सही है या नहीं है, क्या मेरी बातों से या एक व्यक्ति की बातों से दूसरे को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है। तो उचित ढंग से, सही रूप से किस तरह से दूसरों के साथ बातचीत करनी चाहिए, ये कौशल व्यक्ति बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं जब एक बालक कोऑपरेटिव मैनर या कोऑपरेटिव लर्निंग करता है। उसके साथ साथ वो कहता है कि विशिष्ट बच्चों के लिए हेल्पफुल है।
जब बच्चों के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होती हैं तो हम देखते हैं कि एक क्लास के अंदर सभी प्रकार का बच्चा बैठा है। इंटेलिजेंट बच्चा भी है, एवरेज भी है, बिलो एवरेज भी है, डिसेबल बच्चा भी है, स्पेसिफिक बच्चा भी है, विशिष्ट बच्चा भी है। तो जब सभी एक ग्रुप के अंदर कार्य करते हैं तो सभी बच्चों का जो एक थिंकिंग है, नजरिया है, वो क्या बनता है, सकारात्मक बनता है। किस तरफ, विशिष्टता की ओर। वो ये सोचता है कि मेरी क्लास में सभी बच्चे क्या हैं, समान हैं। तो जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि समाज में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव नहीं होता। सभी जो हैं वो एक रूप में कार्य करते हैं। क्लासलेस सोसाइटी जैसा हम कहते हैं वो बनती है। बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है कि कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। तो इंटरपर्सनल स्किल्स उस बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट वो कहता है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग को हम हिंदी में कहेंगे समूह प्रक्रियाकरण। समूह प्रक्रियाकरण का मतलब क्या हो गया कि सभी बच्चा एक प्रोजेक्ट के या ग्रुप के अंदर जो कार्य हो रहा है उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लग जाता है। हर कोई बच्चा जो है वो अपनी रणनीतियों को समझता है, अपनी पावर्स या अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है, एक ग्रुप को प्रोसेस करता है, प्रोसीड करता है, उसकी प्रक्रिया के अंदर कार्य करने की वो कोशिश करता है। तो इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो इंक्लूसिव एजुकेशन में अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। किसे हम एक इंक्लूसिव क्लास के अंदर या इंक्लूसिव स्कूल के अंदर ही क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, इंक्लूसिव जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एजुकेशन क्या कहता है कि सभी बच्चों को, चाहे बच्चा सामाजिक रूप से अलग है, चाहे बच्चा शारीरिक रूप से अलग है, चाहे बच्चा सामाजिक रूप से अलग है, चाहे बच्चा संवेगात्मक रूप से अलग है, उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देना। तो जो उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन की ये कंडीशन है, ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव लर्निंग की वजह से बहुत आसानी से फुलफिल करी जा सकती है। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना कार्य या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाती है किस चीज़ के अंदर, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं उन्हें फुलफिल करने में। इंक्लूसिव एजुकेशन के उद्देश्य क्या है? सभी को समान समझना, सभी को समान समझते हुए सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा देना, सभी की कोऑपरेटिव मैनर से काम करना। तो जब कोऑपरेटिव लर्निंग क्लास के अंदर करी जाएगी तो इंक्लूसिव एजुकेशन के जो उद्देश्य हैं वो बहुत आसानी से क्या हो पाएंगे, पूर्ण जो है वो हो पाएंगे। अब हम कुछ प्रिंसिपल्स देखते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग के, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर क्या प्रिंसिपल्स हैं। कि अगर कोऑपरेटिव लर्निंग करनी है क्लास में तो किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले वो कहता है प्रॉपर प्लानिंग। अध्यापक अगर क्लास के अंदर पढ़ा रहा है और वो कोऑपरेटिव लर्निंग करवाना चाहता है तो उसके लिए उसे प्रॉपर प्लान करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर प्लानिंग किस चीज़ की आ जाती है? हम कहें क्लास के डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग हो गई कि क्लास को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके बाद कौन सा कार्य जो है वो वर्क उनको दिया जा रहा है करने के लिए, और उसके साथ साथ उनका किस तरह से आउटपुट या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सभी तरह की प्लानिंग जो है वो एक अध्यापक के द्वारा की जानी चाहिए। उसके साथ साथ वो कहता है इसके अंदर आपसी तालमेल और तथा सहयोग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर जब काम किया जा रहा है तो हमेशा ध्यान रखना है कि कार्य जो है वो किस तरह से होना चाहिए, आपसी तालमेल के साथ होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होना चाहिए, कोऑपरेशन उसके अंदर दिखना चाहिए। उसके साथ साथ नेक्स्ट वो कहता है आपसी मतभेदों पर ध्यान। अंडरस्टैंडिंग about mutual conflicts,
बच्चों के अंदर किसी भी तरह के आपसी मतभेद विकसित ना हो। तो इस चीज़ के लिए उसे ध्यान रखना है कि सभी सही तरीके से उसके अंदर काम करें, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना देखने को मिले। समुदाय के अंदर या व्यक्तियों के अंदर, बच्चों के अंदर सभी को समान रूप से हक जो है वो मिला जाना चाहिए जब वो उस प्रोजेक्ट कार्य के बिहाफ पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कहता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। all in कोऑपरेटिव लर्निंग, जो सहयोगी शिक्षण है, सहयोगी अधिगम है, उसमें अध्यापक को ध्यान रखना है कि सभी की उसके अंदर क्या होनी चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, सभी उसके अंदर कार्य करें, किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे के साथ बायसनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब वो कार्य को सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो समान रूप से उसे कार्य जो है वो दिए जाने चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए जब कोऑपरेटिव लर्निंग क्लास के अंदर करवाई जा रही है। अब हम इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। मेरिट्स के अंदर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सोशल स्किल्स। बच्चों के अंदर अच्छी सामाजिक कौशल विकसित होता है, कोऑपरेटिव मैनर विकसित होता है, भाईचारे की भावना बच्चों के अंदर विकसित होती है, मोरल वैल्यूज जो हैं वो अच्छे से विकसित होती हैं सोशल स्किल्स के बिहाफ पे। नेक्स्ट वो कहता है बच्चे की कॉग्निटिव पावर। कॉग्निटिव पावर, क्योंकि जब कोऑपरेटिव लर्निंग के बिहाफ पर कार्य किया जा रहा है तो वहां आप बच्चे को खुला छोड़ देते हो कि वो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल के बिहाफ पर वहां कार्य करता है। तो जब बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल के बिहाफ पर कार्य करता है तो उसके अंदर बोधात्मक शक्तियों का विकास होता है, उसकी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो वहां बाहर निकलकर सामने आती है। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की भावना का विकास होता है। आपस में बच्चे लड़ाई झगड़ा कम करते हैं। जब लड़ाई झगड़ा कम होता है तो जो रिजल्ट है, आउटपुट है, वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सामने आता है। तो कोऑपरेशन बच्चों के अंदर हमें यहाँ देखने को मिलता है। कोऑपरेशन के साथ साथ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। स्टूडेंट्स का जो दृष्टिकोण है अपने जीवन के प्रति वो कहीं ना कहीं सकारात्मक बनता है, वो हमेशा लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है। तो समाज के अंदर पूरे के पूरे यूनिवर्स के अंदर जो यूनिवर्सलाइजेशन की एक भावना होती है कि सार्वभौमिकरण करना है किसी चीज का, वो भावना बहुत अच्छे तरीके से बच्चे के अंदर विकसित हो पाती है। किसकी वजह से, कोऑपरेटिव लर्निंग की वजह से। उसके साथ साथ अगर हम इसकी डीमेरिट्स देखते हैं कि इसकी डीमेरिट्स जो है वो क्या है, तो डीमेरिट्स में हमारे पास क्या देखने को आता है। सबसे पहले तो ये जो मेथड है ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि इसमें समय जो है वो बहुत ज्यादा लगता है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी के लिए समय देना पड़ता है। उसके साथ साथ हम इसमें क्या देखते हैं कि करिकुलम जो है नॉट कंप्लीट एट प्रॉपर टाइम। ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज करवाने की वजह से, सहयोग में कार्य करवाने की वजह से, प्रोजेक्ट वर्क देने की वजह से करिकुलम टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं हो सकता। सिमिलरली कॉस्टली मेथड, प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटी करवाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कॉस्टली जो है वो आएगा, खर्चीला जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हम कहें समटाइम conflicts are developed in learner। जो अधिगम करता है स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में कई बार द्वंद्व जो है वो देखने को मिल जाता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है, अगर उस कार्य की
अच्छे तरीके से देखरेख नहीं करी जाती। अध्यापक कोई किसी भी तरह की नेग्लिजेंसी बरत देता है और वो ध्यान नहीं देता कि उनके आउटपुट या बच्चे प्रोजेक्ट के अंदर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ग्रुप में अगर बच्चा काम करेगा तो आपस में बहस भी होगी, आपस में थोड़ी बहुत मनमुटाव भी आएगा, और उसको अगर टाइमली उसकी जांच परख नहीं करी जाती तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप जो है वो ले लेते हैं, तो वो इसकी डिमेरिट्स की तरह कंसिडर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है और इंक्लूसिव एजुकेशन या किसी भी तरह की शिक्षा के अंदर ये किस तरह से उपयोगी है। हमने इसके प्रिंसिपल्स को देखा, इसके एलिमेंट्स को देखा, इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।